निबंध में चार्ट बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। मैप भी बना सकते हैं। मैप भी बना सकते हैं। चार्ट भी बना सकते हैं। ग्राफ भी बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? ये सब तो रिप्रेजेंट करने का तरीका। क्या? पॉइंट में एक आध पैराग्राफ लिख सकते हैं, पूरा नहीं लिख सकते। क्या लिखे थे बताइए कि काट दिए? शिक्षा स्वास्थ्य। एक एक पैरा में अगर कुछ पॉइंट्स ऐसे लिखते हैं। नहीं तो नहीं काटा जाना चाहिए। कोई बात नहीं। कौन सा लोकोक्ति? अच्छा, वो तो कबीर का है, मेरा नहीं है। है ना? हाँ। तो कबीर के दोहे को क्यों काट दिया? कोई बात नहीं। देखिए, जो परीक्षक है, जो अंक देने वाला आदमी है, जो अंक आपको दे रहा है, जो कॉपी जांच करेगा, वो एक प्रबुद्ध आदमी है। हाँ। हाँ, 50+ का वो आदमी होगा, है ना? जो जो अंक दे रहा है वो। हाँ, ये 50+ का आदमी होगा। आखिर ये किस आधार पर देगा 200+? थोड़ा सोच के देखिए कि 200+ किसी को आना है किसी भी टॉपिक पर, तो क्या सोच करके आ सकता है? हमने पहले भी कहा था कि कई स्तर हैं लिखे जाने के, बहुत सारे स्तर हैं। और मान लिया कि कोई अंक दे रहा है, ये अंक देने वाला आदमी, और आप 8वीं क्लास के विद्यार्थी हैं। उसके पहले आप हो सकता है 4th क्लास में पढ़ें, हम सब पढ़ें। कोई 12वीं का विद्यार्थी है, कोई स्नातक का है, कोई बिहार पीसीएस का विद्यार्थी है, कोई यूपीएससी का विद्यार्थी, अलग अलग। और मान लिया भ्रष्टाचार एक निबंध है, काला धन एक निबंध है, या महात्मा गांधी पर ही निबंध पूछा गया, या विद्यालय पर पूछा गया, कई सारे निबंध हो सकते हैं टॉपिक, या कोई लोकोक्ति। तो जो 4th क्लास का विद्यार्थी है, इसकी भाषा का जो स्तर होगा, इसी के आधार पर जांची जाएगी कॉपी। आप बिहार पीसीएस के विद्यार्थी हैं, तो भ्रष्टाचार और काला धन अगर ये निबंध है, तो आपको उस स्तर पे जाना पड़ेगा, तभी तो वो खुश होगा। क्योंकि वो जान रहा है कि आप तो ग्रेजुएट हैं और एसडीएम बनने वाले, तो आपकी भाषा का स्तर क्या होगा? और मैच्योर होगा। अगर नहीं है तो उसको बुरा लगेगा, बुरा लगेगा, थोड़ा कम अंक देगा। जैसे बहुत सरल उदाहरण है कि जब गाय वगैरह पर निबंध आता था, या गांधी पर ही निबंध आता है, तो यहाँ आप 8वीं क्लास में क्या लिखते हैं कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ, उनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था? नहीं, हाँ, यही सब लिखते थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया, सविनय अवज्ञा कब प्रारंभ किया, यही सब लिखते थे। यानी आपने विवरण वाली भाषा लिखी है। विवरण, फैक्ट का कुछ विवरण दिया है। महात्मा गांधी का पूरा नाम ये था, उनके पिता का नाम ये था, और तब भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं 90%। ये 6ठी 7वीं 8वीं में हो जाता था। लेकिन अब तो चूंकि आप बड़े हो गए, 12वीं का स्तर थोड़ा सा और ज़्यादा होगा, स्नातक का और ज़्यादा होगा। आप बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप तो अधिकारी बनेंगे, तो यहाँ पर स्तर कुछ और होगा। यूपीएससी का विद्यार्थी है तो स्तर और होगा। मान लिया कि सारे लोग शिक्षक ही हों, और उनके बीच में गांधी पर बोलना हो या काला धन पर बोलना हो, तो और ज्यादा सांकेतिक हो जाएगा। यानी लिख कौन रहा है, उसका स्तर क्या होना चाहिए। निबंध लिखना पर्याप्त नहीं है, सब लोग लिख लेंगे, 4th क्लास का 8वीं क्लास का बच्चा भी तो लिखेगा, लेकिन आपको उस स्तर पे जाना पड़ेगा, है ना? जहाँ जिस लेवल पर आप हैं, उस पे आपको लिखना पड़ेगा। यानी आपकी भाषा थोड़ी सांकेतिक होगी। आप हो सकता है किसी का सहारा लेंगे, कबीर का, फिलॉसफी का, दर्शन का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का। आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, तो जो पढ़ा है, हो सकता है कि फैक्ट पढ़ा हो। मान ली किसी ने 1857 पढ़ा है, तो फैक्ट पढ़ा है। आपने प्रियम्बल को पढ़ लिया है, जी हम भारत के लोग
और भारत के लोगों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देंगे, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता देंगे। हमने पढ़ लिया, और छठी क्लास का भी विद्यार्थी उसको रट लेता है, प्रियम्बल को रट लिया। लेकिन उस प्रियम्बल का यूज आप निबंध में कैसे करेंगे, ये धीरे धीरे, यानी उसी जरूरत का, उसी फैक्ट का कैसे आप यूज कर पाएंगे, यही कला सीखनी है। अब जो इस स्तर का विद्यार्थी है और थोड़ा और ज़्यादा, मान लिया कि आप, परीक्षक ये जान रहा है कि आईएएस बनने वाली ये कॉपी है और बच्चे आईएएस बनेंगे, तो थोड़ा और ज़्यादा मैच्योरिटी चाहिए। अगर यही सभा सब शिक्षकों के बीच में हो, एक गोष्ठी हो रही हो जिसमें सब क्या बैठे हों, शिक्षक ही बैठे हों, और कोई वक्ता बोल रहा है, तो वो तो ये परिचय नहीं देगा कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था, देगा? नहीं देगा। इसका मतलब है कि सब लोग जानते हैं, और उसके बाद उसको कुछ विशिष्ट बात कहनी। तो आपको भी इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि हम जिस स्तर के हैं उस स्तर की कॉपी भी जाए, क्योंकि वो परीक्षक जो है उसी आधार पर अंक देगा। इसका मतलब है कि जिसका जो जो भी स्तर है उस स्तर का ख्याल रखना पड़ेगा। लिखने के लिए तो सब लिखेंगे ही, इसका मतलब है कि परीक्षक को कुछ सांकेतिक बातें ही पसंद होंगी, बहुत विवरण देंगे तो पसंद नहीं होगा, यानी कुछ व्यंजनापूर्ण भाषा होगी। तीसरा, वर्तनी की गलती कम होगी, क्योंकि वो सोचेगा कि भाई देखिए विद्यार्थी ये एसडीएम बनेगा और बहुत छोटी छोटी गलतियां कर रहा है, तो उसको भी बुरा लगेगा, उसको थोड़ा अच्छा नहीं फील होगा, तो कम अंक देगा, वर्तनी की गलती कम होगी। तीसरी बात, कि कुछ दार्शनिक चीजें होंगी। आपने बुद्ध को इतिहास में पढ़ा है। आप हो सकता है कि इतिहास के विद्यार्थी हो, जीएस में पढ़ा ही। आपने महाजनपद को पढ़ा है, सिंधु सभ्यता पढ़ा है, वैदिक समाज को पढ़ा है, लेटर वैदिक समाज को पढ़ा है, मौर्यन कल्चर को पढ़ा है, गुप्ताज को पढ़ा है, आपने फ्यूडल स्ट्रक्चर को पढ़ा है, आपने फिर पूंजीवादी सिस्टम को पढ़ा है, अंग्रेजों के आने को पढ़ा है, पूरा आपने फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा है। लेकिन बुद्ध की फिलॉसफी भी तो कोई चीज़ है, महावीर की फिलॉसफी भी है, चारवाक ने कुछ कहा भी होगा। हो सकता मखली पुत्र गोसाल ने कहा हो, गुरु नानक ने कहा हो, कबीर ने कहा हो, तुलसी ने कहा हो, ये सब भी तो इतिहास का पार्ट है। पूरा का पूरा भक्ति मूवमेंट हो, अलवार नयनार हो, साउथ का आंदोलन हो, संगम लिटरेचर हो, उसमें भी कुछ बहुत सारी बातें होंगी। अब आपका काम यह है कि उस हिस्ट्री के फैक्ट को, उस फिलॉसफी को, उस दर्शन को आपको निबंध में यूज करना है। तो ये कला सीखनी पड़ेगी। व्यंजनापूर्ण भाषा का मतलब ये है कि जो आपके जो वाक्य हैं वो कई अर्थ बताएं, कई अर्थ बताएं। जैसे एक सरल उदाहरण के लिए, जैसे हम कहें कि राम राजा दशरथ के पुत्र हैं, तो ये सूचना हुई, केवल ये सूचना हुई। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, ये सूचना है। लेकिन अगर हम ये कहें कि महात्मा गांधी को जानना भारतीय संस्कृति को जानना है, बदल गई बात। महात्मा गांधी को जानना किसको जानना है? भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों की खोज भी है। अब इस भाषा को हम क्या कहेंगे? व्यंजनापूर्ण। एक वाक्य बहुत सारे मीनिंग को बता रहा है, बहुत सारे अर्थों की व्यंजना कर रहा है, तो आपकी भाषा का तेवर बदला, स्वर बदला, तरीका बदला। अगर केवल विवरण वाली भाषा प्रयोग करेंगे तो परीक्षक समझेगा कि इनका स्तर कितना है, 10वीं 12वीं का है ना। यानी भाषा का जो स्तर है, जो लेवल है, जो सोचने की दिशा है, वो थोड़ी क्या करनी, बदलनी पड़ेगी। ये धीरे धीरे हो जाता है। यानी आपने इतिहास के या फिलॉसफी के या दर्श, आपने समाज शास्त्र कोई पढ़ा है, कोई हो सकता है कि भाई पोल साइंस का विद्यार्थी हो। अब इन सब बातों को कैसे आप उसके दर्शन को कैसे आप लिखते हैं निबंध में? आप साहित्य के भी विद्यार्थी हो सकते हैं, यानी जीएस के हर एस्पेक्ट को लिखना, करंट को भी लिखना, इंटरनेशनल इवेंट्स को भी लिखना। तभी जितना
अलग अलग समावेश हो सकते हैं, सबको लिखना है, लेकिन किसके संदर्भ में? जो शीर्षक है उसी के संदर्भ में लिखना। और ये लिखते हुए कहीं आप अगर ग्राफ भी बनाते हैं, कहीं आप मैप भी बनाते हैं, कहीं हो सकता है कि एक स्टेटमेंट शेक्सपियर का है, वो अंग्रेजी में है, तो अंग्रेजी में ही कोट लिखिए, एक दो लाइन। अंग्रेजी मीडियम का जो विद्यार्थी है, वो कबीर की पंक्तियों को कैसे लिखेगा, या रामचरितमानस कैसे लिखे? वो तो देवनागरी में ही लिखेगा, लेकिन बस उदाहरण के स्तर पर। अब उदाहरण के स्तर पर अंग्रेजी में अलग से रोमन में लिखे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर उसका भाव क्या होगा, थोड़ा चेंज होगा। लेकिन एक आध दो जगह आप मैप बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। मान ले किसी को गरीबी का आंकड़ा दिखाना है, नहीं, और उसको बताना है कि भाई जीडीपी का कितना खर्च एजुकेशन पर होता है, कितना हेल्थ पर होता है, और ये निबंध में उसको लग रहा है कि आवश्यक है, तो हो सकता है वो चार्ट बनाए, नहीं बताए कि अलग अलग इसमें शिक्षा डाल दे, और कितना मान ले 2.5% खर्च होता है तो बना दे। आपकी तो अभिव्यक्ति का तरीका है, इसमें कहाँ मना है कि ऐसे नहीं लिखना है। हाँ हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं। मान लिया कि भाषा, संस्कृति और बाजारवाद, इस पर निबंध है, और आप कहना चाहते हैं कि देखिए भाषा का ऐसे ऐसे फैलाव है, तो बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। हाँ जी। ये धीरे धीरे, सोर्स का मतलब ये है कि धीरे धीरे चीजें हो जाएंगी कहीं उस। नहीं, हम कह रहे हैं कि फिलॉसफी की बुक की जरूरत नहीं, इतिहास की भी फिलॉसफी है, समाजशास्त्र की भी है, पॉलिटिकल साइंस की भी है, ज्योग्राफी की भी है। फिलॉसफी का मतलब क्या हुआ, वो विचार की मैच्योरिटी। फिलॉसफी का मतलब केवल एक अलग विषय नहीं है। फिलॉसफी, साहित्य की भी अपनी फिलॉसफी है। इसलिए जब लास्ट में एमए करने के बाद, नेट करने के बाद जब पीएचडी करते हैं, तो उसमें कोई सब्जेक्ट रहता है? केवल डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी रहता है, चाहे वो केमिस्ट्री से कीजिए, चाहे वो हिस्ट्री, एक ही डिग्री तो मिलती है। यानी हर विषय का एक अपना दर्शन होता है, नहीं तो सबका अलग अलग रहता नाम। ठीक है, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, नाम अलग अलग है ना, तो फिर पीएचडी साइंस, पीएचडी कॉमर्स, ऐसे क्यों नहीं है? इसका मतलब है कि हर विषय की अपनी एक फिलॉसफी है। ठीक है, इतिहास का भी एक दर्शन है। जैसे मान लिया 1857 को कहें, तो 1857 क्या बताता है? एक तो आप पढ़ते हैं कि जी इस तारीख को शुरू हुआ, मेरठ से शुरू हुआ, सैनिक थे, एक कोई बाबू कुंवर सिंह थे, लक्ष्मीबाई थी, ये सब पढ़ते हैं। असफलता के कारण देखिए, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, ये तो लिखते ही हैं आप जीएस में। लेकिन 1857 की फिलॉसफी क्या है कि फ्यूडल सिस्टम की हार होनी थी और पूंजीवादी सिस्टम की विजय होनी थी। यही ना उसकी फिलॉसफी है। तो हर विषय का अपना एक दर्शन है। आप कहते हैं कि 1857 का मतलब क्या है, कि जी सामंतवाद की हार हुई और पूंजीवाद की विजय हुई, इसकी विजय होनी ही थी। अब एक लाइन में समाप्त हो गया 1857। यही नहीं इसका विचार है। बाकी तो आपने पूरा लिखा ही कि भाई कुंवर सिंह को कब गोली लगी, कब वो अपना हाथ काट दिए, नहीं, और असफल क्यों हो गया, उस सब पे तो लिखते ही हैं जीएस में। लेकिन निबंध में वो तो नहीं लिखेंगे। लिखेंगे, वो सब पता है परीक्षक को कि कब हुआ था, क्यों हुआ था, है ना। आपको फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके कॉन्सेप्ट पे बात करनी पड़ेगी जो निबंध के लिए उपयोगी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि धीरे 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 ये प्रक्रिया हम लोग हासिल करेंगे। अब रह गया कि प्रारंभ में एक समस्या होती है कि प्रारंभ कैसे करें। प्रारंभ कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं से भी और कैसे भी किया जा सकता है। कैसे भी किया, आप मन में खुद सोचिए कि आखिर क्यों ना हो, किसी तरीके से प्रारंभ हो सकता है। हम निबंध माध्यम है। निबंध क्या है, एक तो माध्यम, माध्यम है। और हमको खुश किसको करना है, परीक्षक को ध्यान में रखते हुए और अंक को ध्यान में रखते हुए। यही मेरे ध्यान में है। एक परीक्षार्थी को क्या जेहन में होना चाहिए कि हम किसके लिए कॉपी लिख रहे हैं, परीक्षक, और उद्देश्य मेरा क्या है, अधिक से अधिक। और निबंध तो माध्यम है। नहीं, निबंध क्या है, उस माध्यम से आप वहां तक पहुंच रहे हैं, और ऐसा पहुंच रहे हैं कि परीक्षक प्रभावित हो रहा है आपके विषय से, आपके ज्ञान के विस्तार से, आपकी शैली से, आपके प्रेजेंटेशन से, आपकी राइटिंग से, राइटिंग स्किल से, और
वर्तनी की शुद्धता से, इन सब बातों, आपके थॉट प्रोसेस से, और आपका जो सॉल्यूशन प्राप्त करने का जो तरीका है, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा निबंध में, कोई ना कोई इशू होगा निबंध में। जैसे अगर कहें कि जब शब्द और अर्थ अधिक बोलते हैं तो सत्य मौन हो जाता है। अब एक प्रॉब्लम है, एक थॉट प्रोसेस है। अब शब्द का मतलब क्या है, अर्थ का मतलब क्या है, और सत्य मौन कैसे हो जाता है? सत्य क्या बिखर जाता है? सत्य क्या हार जाता है? अब एक इशू दिया गया, एक प्रॉब्लम दिया गया, तो प्रॉब्लम दिया गया हो तो इसका कोई सॉल्यूशन भी होगा। ये सॉल्यूशन कहीं बुद्धिज्म में आपको दिखाई देगा, ये सॉल्यूशन कभी महावीर में दिखाई देगा, ये सॉल्यूशन हो सकता है संगम लिटरेचर में दिखाई दे, अब उनका हो सकता है ये प्रियम्बल से कुछ दिखाई दे। आपका काम है कि उस निबंध तक इन सारी चीजों को कैसे जोड़ के लिखा जाए, यही उद्देश्य है। अब प्रारंभ कैसे हो, तो कोई आप, हो सकता है कोई सूचना से भी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन से। हो सकता है वैश्विक स्तर पर घटना हुई हो, इंटरनेशनल कुछ घटनाएं हुई हो, वहां से भी शुरू कर सकते हैं। हो सकता है कोई स्टोरी से भी शुरू कर सकते हैं, कथा से। लेकिन ये कथा विश्वसनीय सी लगे, विश्वसनीय लगे। नहीं, स्टोरी से शुरू करेंगे तो क्या लगे वो स्टोरी, कुछ हद तक विश्वसनीय लगे, है ना। हो सकता है कि कुछ पौराणिक स्टोरी हो सकता है कोई मिथक, मिथकीय हो। लेकिन ऐसी स्टोरी नहीं होगी कि जैसे सुबह सुबह एक पेपर देखा, उसमें ये सूचना थी, या एक आदमी थे, उसके दो बेटे थे, एक का नाम राम था, एक का नाम घनश्याम था। अब ये कोई स्टोरी नहीं होती। ये परीक्षक कैसे प्रभावित होगा उससे? उसको लगेगा कि तो बनावटी बातें। तो कुछ स्टोरी से भी हो सकता है, कोई कविता से हो सकता है, कोई हो सकता है किसी के कथन से हो। मान लिया कि लिंकन का कोई कथन हो, मान लिया बुद्ध का कोई कथन हो, विवेकानंद का ही कोई कथन हो सकता है एपीजे अब्दुल कलाम का कोई कथन हो, गांधी का कोई कथन हो। तो किसी स्टेटमेंट से भी हो सकता है, कोई हो सकता है लोकोक्ति से भी शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी शुरू किया जा सकता है, कहीं से भी। लेकिन उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो आप प्रारंभ कर रहे हैं उसमें आपका ज्ञान दिखाई दे रहा है कि नहीं, उसमें आपकी मौलिकता दिखाई दे रही है कि नहीं, उसमें आपके विचार दिखाई दे रहे हैं कि नहीं जो इसको प्रभावित कर सके। क्योंकि पहली मीटिंग है, और पहली मीटिंग में आपको कुछ ऐसी बात कहनी है जो परीक्षक को थोड़ा रुके वो। नहीं, जैसे कोई अच्छी चीज, सुंदर चीज देखते हैं तो रुक जाता है, नहीं, रुक के पुनः देखना चाहता है। कई लोगों को अपने मनोविज्ञान यही कहता है। तो आपकी कॉपी में ऐसा सौंदर्य हो कि वो क्या हो जाए, परीक्षक हाँ थोड़ा रुक जाए। और वो सौंदर्य कैसा होगा, विचारों का होगा। नहीं, मान लिया आपने कुछ फाउंडेशन लगा दिया है ज्यादा, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, लेकिन फिर अगले पैराग्राफ में पता चल जाएगा। नहीं, पता चल, है ना। मान लिया आपने कोई बहुत ज्यादा अलंकृत कर दिया हो, भाषा में भी अलंकार होता है जिसको सामान्य भाषा में आप फाउंडेशन कहते हैं। नहीं, फाउंडेशन थोड़ी देर के लिए चेहरा छिपा सकता है, नहीं होता है, छिप सकता है एक पैराग्राफ, तीन चार लाइन, फिर उसके बाद हाँ, असली चेहरा आएगा सेकंड पैराग्राफ तक, दो तीन लाइन के बाद। तो इसका मतलब यह है कि बहुत फाउंडेशन से नहीं होगा, कुछ वैचारिक पक्षों से वही वो क्या होगा, प्रभावित होगा। दूसरा यह है कि जब सॉल्यूशन देने लगे, जब कोई प्रॉब्लम का समाधान देते हैं, तो समाधान देते हुए तीन चार बातों का ध्यान रखना है। एक तो भारतीय संस्कृति का ध्यान रखना है, इसी फ्रेमवर्क में ही आपको कोई समाधान देना है, भारतीय संस्कृति के ही फ्रेमवर्क में। भारतीय संस्कृति के कुछ मूलभूत तत्व हैं, मूलभूत विचार हैं, उसी के पेरिफेरी में, उसी के परिधि में उसको देखते हुए अपने सुझाव देने। दूसरा सुझाव देना है भारतीय संविधान को, उसको जस्टिफाई करता हो। मान लिया कोई भ्रष्टाचार पर कोई निबंध लिख रहा है, तो ऐसे सुझाव नहीं देना है कि जी चौराहे पर उसको क्या मार दें,
नहीं, सरेआम सजा अगर तुरंत मिलती हो तो इससे क्या होगा, एक इफेक्ट पैदा होगा जिससे भ्रष्टाचार रुकेगा। लेकिन ये संविधान तो नहीं कहता, कहता है आपका व्यक्तिगत विचार हो सकता है कि सरेआम क्या कर दिया जाए, तुरंत सजा दी जाए, क्योंकि न्याय बहुत लंबा चलता है, आप कह सकते हैं। लेकिन ये इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो वैसा सुझाव आपको क्या कहेगा, वो समझेगा कि कोई 18 साल का 20 साल का बच्चा है जो जोश में ये बात कर रहा है, इसको पसंद नहीं आएगा। किसको, परीक्षक को, क्योंकि वो 50 प्लस का है, वो जोश के साथ होश भी है उसको। नहीं, हाँ, है कि नहीं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका दिया हुआ सुझाव उसमें होश है कि नहीं। और होश का मतलब है कि भारतीय संस्कृति के तत्वों को आप व्यक्तिगत स्तर पर दोस्तों के बीच वैचारिक विमर्श में कह सकते हैं, जिससे अंक नहीं लेना है। तब तो वहाँ कई सारे सुझाव आप दे सकते हैं, ऐसे सुझाव जो संविधान का पालन न करते हुए भी हो सकते हैं। ठीक है। जैसे बहुत कोई जघन्य किसी ने काम किया हो तो आप कहें जी सरेआम उसको सजा दी जाए, जिससे बाकियों को भी क्या हो, मैसेज मिले। तो ऐसी बात आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये इजाजत नहीं देता है, ये भी इजाजत नहीं देता है, और भारतीय कानून भी इजाजत नहीं देता है। क्योंकि सब सिस्टम से ही तो होगा। अगर सिस्टम के बियॉन्ड कोई आप सुझाव नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि आप तो खुद सिस्टम के पार्ट बनने वाले हैं। आप जब डीएसपी बनिएगा तो मन में वही रहेगा, है ना। तो ऐसी बात नहीं करनी। चौथी बात जो आपको ध्यान में रखना है कि गांधीयन थ्योरी, गांधी 20वीं सदी के बड़े कद के व्यक्ति हैं, तो इसको भी क्रश नहीं करना। गांधीयन जो फिलॉसफी है लगभग प्रत्येक विषयों पर है, एजुकेशन पर भी है। हाँ, हाँ, नहीं, मान लिया कि अगर वो लगता है कि हम एक आध लाइन उस आर्टिकल को लिखें तो लिख सकते हैं, नहीं तो केवल आर्टिकल को कोट कर सकते हैं। गांधीयन फिलॉसफी को ही वो पालन करता। और पांचवी बात, अंतिम व्यक्ति का अहित न होता हो। अंतिम व्यक्ति का अहित आप नहीं कर सकते, ऐसी कोई भी बात नहीं लिख सकते जिसमें लास्ट पायदान पर जो व्यक्ति है उसके हित को ठेस पहुंचे। तो इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए आपको सॉल्यूशन देना है कि हाँ, हाँ, वो सब कोट कर सकते हैं, बिल्कुल कोट, क्योंकि कमीशन ने ये रिपोर्ट दिया है। तो चार पांच बातों का ध्यान रखना चाहिए सॉल्यूशन के स्तर पर जब भी कोई समाधान देते हैं, कि अंतिम व्यक्ति का हित ना होता हो उससे, आपके किसी भी बात से, विचार से भारतीय संस्कृति के अगेंस्ट न जाता हो, हाँ, संविधान के अगेंस्ट न जाता हो, और कानून के अगेंस्ट न जाता हो, और गांधीयन फिलॉसफी के अगेंस्ट नहीं जाता। हाँ, बताइए। नहीं, अगर याद है तो लिख सकते हैं, नहीं याद है तो कोटेशन वो महत्वपूर्ण है, वो व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं। जैसे मान लिया कि कबीर ने कहा है, हमको नहीं याद है कि रहीम ने कहा है कि कबीर ने। अब यहाँ ये अर्थ नहीं रखता कि किसने कहा है, अर्थ ये रखता है कि जो विचार है वो विचार है हमारे निबंध में सहायक है कि नहीं, इसलिए वो लिखने की आवश्यकता नहीं। जानते हैं तो लिख दीजिए, ठीक। नहीं जानते हैं तो लिखने या उसके लिए पश्चाताप करने की जी हमको नहीं याद है, हाँ, ये सब नहीं। क्योंकि अंततः आपका विचार ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके विचारों को आप अपने निबंध के लिए यूज कर रहे हैं। क्या, ये शब्द कतिपय, हाँ, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। क्या, कुछ, है ना, समथिंग कभी हो सकता है, वाक्य के फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। तो हम लोग कोई एक टॉपिक लेते हैं, और टॉपिक लेते हुए बहुत आसान टॉपिक आज पढ़ेंगे, जो, हाँ, खंड क ही पढ़ रहे हैं, क और ख, इसको पढ़ रहे हैं। लोकोक्ति पढ़ चुके हैं, ग पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। तो क्या, फिर से बोलिए। निबंध का अंत, हाँ, देखिए अंत में भी वही बात ध्यान में रखनी है। अंत का मतलब है, हमारे यहाँ तो ये विचार भी है कि अंत भला तो सब भला। तो अंत कैसा हो, अंत पॉजिटिव नोट पर हो तो ज़्यादा अच्छा। अगर पॉजिटिव नहीं लिख पाते हैं,
नहीं आप लिखना चाहते हैं तो कोई क्वेश्चन मार्क पे समाप्त कर दीजिए, नेगेटिव नहीं करना है ना। औसत रूप से दो विकल्प हैं आपके पास, जैसे एक तो पॉजिटिव बात पे खत्म कीजिए, क्योंकि कोई ना कोई इशू तो होगा ही, कोई ना कोई, मान लिया हम अभी पढ़ रहे हैं काला धन और भ्रष्टाचार, तो ठीक है अंधकार बहुत है, एनार्की बहुत है, बहुत हो चुका, गरीबी और अमीरी का अंतर बढ़ता ही जा रहा है। काला धन, चाहे कोई सरकार हो, उत्तर वैदिक समाज से जब हम देखेंगे और आज तक 21वीं सदी तक, पूंजीवाद ने भी बहुत कुछ नहीं बदला, सामंतवाद में भी भ्रष्टाचार था। जब राजा होते थे तब भी हमने नंद जैसे राजा को देखा है, घनानंद जैसे, हमने मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों को भी फेल होते देखा है, हमने चाणक्य के कोटेशन को भी पढ़ा है कि भ्रष्टाचार पर उनका क्या कहना है। हमने उत्तर वैदिक समाज में, आपने वरुण देवता का नाम सुना होगा, नैतिकता के देवता थे ऋग्वैदिक काल में। आखिर उत्तर वैदिक काल में वरुण देवता क्यों इरेलीवेंट होते जाते हैं? कुछ न कुछ बात होगी। हमने नैतिकता की कल्पना की और धीरे धीरे उसको क्या कर दिया, उस विचार को धीरे धीरे, और उस वैचारिक देव को भी हमने कम महत्व का बना दिया। धीरे धीरे जनपद महाजनपद का गठन हुआ, और किस तरह से राजा भी भ्रष्टाचार न हो इसके लिए कुछ कोशिश करेगा। धीरे धीरे हम अंग्रेजों के काल में भी देखेंगे कि किस तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, कंपनी लॉस पे जा रही थी और उसके जो मैनेजर थे, उसके कर्मचारी थे, वो सब मालो माल हो रहे थे। आज भी यही स्थिति होती है, कंपनियां लॉस में होती हैं, उसके डायरेक्टर अरबपति बन जाते हैं। और जितने एनपीए जो हैं अमीरों के पास हैं, गरीब के पास तो कुछ भी नहीं। गरीब के पास तो 1 लाख भी बकाया होगा तो नोटिस पर नोटिस आ जाएगा, नहीं, लेकिन अमीर लोग जो हैं, हाँ, वेल प्लानिंग के साथ वो, उनकी कंपनी डूबती है और उनके डायरेक्टर क्या होते हैं, अमीर होते हैं। तो ये सब बातें चल रही हैं, बहुत अंधेरा है। कवि कहता भी है कि भाई यहाँ आते आते सूख जाती है कई नदियाँ, यहाँ आते आते जनता तक सूख जाती है कई नदियाँ, हम जानते हैं कि पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। नहीं, पानी कहीं तो रुका होगा, कोई तो रोका होगा। अब ये हमारे पास निबंध का टॉपिक है, निबंध का टॉपिक है, तो एंड कहाँ से करें? एंड या तो पॉजिटिव नोट पर करें कि भाई अंधकार बहुत है, लेकिन अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा है एक दीप जलाएं, अपने हिस्से का तो काम हम कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव हुआ। अगर किसी को लगता है कि नहीं जी, क्वेश्चन मार्क पे ही खत्म करें, तो हम लिख सकते हैं कि भाई संविधान का दर्शन और गांधीवादी मूल्य आज 75 वर्षों के बाद भी सम्यक उत्तर की प्रतीक्षा में है, क्वेश्चन मार्क। यानी हम वेट कर रहे हैं संविधान की फिलॉसफी को, भारत के जो आम लोग हैं वेट कर रहे हैं कि संविधान की वास्तविक मंशा कब पूरी होगी, और क्वेश्चन मार्क पे खत्म कर दिया। यही संविधान की मंशा है ना कि भाई सबको प्रतिष्ठा और अवसर की समता मिले। कौन सा लाइन? अच्छा, हम अभी लिखवाएंगे, हाँ, ऐसे बहुत सारी लाइन होगी, है ना। तो कहने का मतलब है कि हमने कहा कि नहीं जी, संविधान का जो दर्शन है और गांधीवादी चिंतन, गांधीवादी चिंता, और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की चिंता, हमारी भारतीय संस्कृति ने भी कुछ चिंता रखी है, कुछ चिंतित है वो भ्रष्टाचार पर, वो सब वेट कर रहा है। आज संविधान के शासन के आज़ादी के अमृत काल में हम उत्तर की प्रतीक्षा में हैं, क्वेश्चन मार्क किया। लेकिन ये नहीं कहना है कि जी अब तो लाइलाज बीमारी है, अब कुछ संभव नहीं है, है ना। हाँ, ऐसा ये वाला हिस्सा, हाँ, ये नहीं लिखना। ठीक है, या तो ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। अब ये तो मूल बात है, इसके साथ साथ इसको सहायता देने के लिए कोई कविता से भी एंड कर सकते हैं, कोई कमेटी की रिपोर्ट से भी कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि हमको किसके लिए लिखना है, अंकों के लिए लिखना है, परीक्षक के लिए लिखना है। और हमारी किसी बात से, हमारे किसी फैक्ट से, हमारे किसी विचार से परीक्षक को बुरा लगे वो
ठीक है अगली, लेकिन हम 5 चीजों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। किसको नहीं हानि पहुंचाएंगे? इंडियन कल्चर को हानि नहीं पहुंचाएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हानि नहीं पहुंचाएंगे, नहीं। हाँ, जो भारतीय कानून है, बीएनएस है, बीएनएसएस बना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बने, है ना, इन सब को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, गांधीवादी थॉट को हानि नहीं पहुंचाएंगे। और नेक्स्ट है कि अंतिम व्यक्ति का अहित न हो। ये 5 चीजों को आप हानि नहीं पहुंचा रहे हैं तो परीक्षक को भी कोई बुरा नहीं लगने वाला है, ठीक है। अगर इनको कहीं ना कहीं किसी स्तर पर आप ठेस पहुंचाएंगे तो परीक्षक भी क्या होगा, थोड़ा हर्ट होगा, हर्ट होगा तो आपको भी हर्ट करेगा। हाँ, बिना बोले चूंकि आप तो होंगे नहीं, किसका विरोधी रहे? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मूल विचार कुछ भी हो, लेकिन जब राइटिंग का सवाल होता है, उसके अंदर का विचार जो भी हो, लेकिन जब लिखने की बात होगी तो उसकी कलम भी हिल जाएगी। नहीं समझे? मान लिया हम व्यक्तिगत रूप से किसी पार्टी से जुड़े हो सकते हैं, किसी धर्म से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन अंततः जब आप राइटिंग की बात करते हैं, जब आप सोसाइटी में, क्योंकि कॉपियां वो कहाँ आनी है, वो आनी भी है, आती ही है कॉपी, नहीं? हाँ, तो कॉपी आती है, वो तो सार्वजनिक होती है कॉपी, तो इसीलिए उसका वो ख्याल रखेगा, है ना, कोई भी व्यक्ति ख्याल रखेगा। अगर कॉपी न बाहर आती हो, जैसे इंटरव्यू में कुछ हो जाता है, कहीं कहीं व्यक्ति विशेष का जो बोर्ड है वो कहीं कहीं क्या करता है, क्योंकि वो सार्वजनिक नहीं होता है, सार्वजनिक नहीं होता है तो वहाँ कुछ कुछ हमने सुना है, जाना है कि थोड़ा क्या हो जाता है, हाँ, हल्का सा कहीं किस, इसी को तो भाग्य कहते हैं। भाग्य का मतलब क्या है कि अपेक्षा से अधिक मिल जाए वो भाग्य है, नहीं? आपका एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा मिल गया, आपका एक्सपेक्टेशन था कि भाई ऐसी बहू मिलनी चाहिए और ज्यादा अच्छी मिल गई, तो क्या कहते हैं, बड़ा भाग्यशाली। और यही अपोजिट भी हो सकता है, नहीं? एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिल जाए तो इसको क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेशन था कि जी 60 अंक मिलेगा, मिल गया 80, अब इसी को क्या कहते हैं? भाग्य कहते हैं, सौभाग्य कहते हैं। और दुर्भाग्य क्या है? बस अपेक्षा से कम मिल गया, नहीं, अपेक्षा से कम मिल जाए तो उसी को क्या कहते हैं? दुर्भाग्य कहते हैं। ठीक। तो अंत भी एक ऐसे सॉल्यूशन पे समाप्त करना है जहां पर जाते जाते परीक्षक को पुनः प्रारंभ पर जाना पड़े। अच्छा अंक देने से पहले वो जरूर पहले शुरू में जाता है, अंत तक पढ़ेगा, वो हर पैराग्राफ पढ़ेगा, और कोशिश करनी है कि छोटे छोटे पैराग्राफ हों, पैराग्राफ बहुत उबाऊ न हो। कब चेंज? जब आपको लगे कि ये भाव चेंज हुआ, या कम से कम 50 शब्द हो गए, तो आपको चेंज करना चाहिए। आप छोड़ दीजिए, इंटरकनेक्शन खुद हो जाता है, ये सब कहने की मतलब डराया जाता है, गुरु जी लोग डराते हैं, आप छोड़ दीजिए वो चिंता, है ना। जैसे ही व्यवहारिक स्तर पर लिखेंगे खुद कनेक्टेड हो जाएगा। आप लिख के तो आगे बढ़िए, सोचना नहीं है, वो खुद ही आपके विचार कनेक्टेड होंगे। जब आपकी तैयारी ज़्यादा मैच्योर होगी तो खुद कनेक्टेड हो जाएंगे। शुरुआती दौर में ऐसा होता है, लेकिन उसके लिए चिंता नहीं करनी। बहुत ज़्यादा चिंता करने से दुर्घटना हो जाती है, आपने देखा होगा भाई, किसी लड़की को दिखाया जाता है, आपने व्यवहार में देखा होगा, रोज ही वो चाय पिला रही है, नहीं, रोज ही खाना खिला रही है, लेकिन किसी को सतर्क कर दीजिए कि देखो आज 5 लोग आने वाले हैं, संभल के जाना, ऐसे पकड़ना है। अरे भाई, नहीं, उस दिन दुर्घटना तय है कि नहीं? वरना रोज ही आदमी, हर आदमी काम करता है, कहीं दुर्घटना होती है? नहीं होती। तो एक पैराग्राफ दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं, इसकी चिंता छोड़ दीजिए, ऑलरेडी आप वैसे ही लिखेंगे धीरे धीरे। ज्यादा चिंता करने से फिर क्या होती है, उसी पर ध्यान चला जाता है और दुर्घटनाएं हो जाती हैं उसमें। क्या क्या इससे के लिए, हाँ, ओवरऑल चिंता का विषय है, मतलब पैराग्राफ बदलने में कोई चिंता का विषय नहीं है, ओवरऑल तो है ही, चिंता का भी विषय है और चिंतन का भी विषय है, दोनों का विषय है। लेकिन पैराग्राफ कब बदलें? जैसे ही आपको लगे कि भाई एक पेज में कम से कम पहला पारा, 2 पारा, 3,
4 पैराग्राफ तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप कम से कम 125 शब्द लिखेंगे, कम से कम 3 पैराग्राफ तो होना ही चाहिए। नहीं, क्योंकि 125 से 150 शब्द अलग अलग। हाँ। हाँ, ये समस्या है कि कैसे कर सकते हैं, लेकिन उसका भी उपाय है। उपाय ये है कि आप एक तो प्रैक्टिस तो करना ही है, अभ्यास का तो कोई विकल्प है नहीं। अभ्यास का मतलब ये है कि कोई एक टॉपिक लीजिए, जैसे मान लिया हमने लिया एक टॉपिक एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा। हमने दूसरा टॉपिक लिया पर्यावरण। हमने एक तीसरा टॉपिक लिया नारी। हमने एक चौथा टॉपिक लिया सोशल मीडिया। हमने एक पांचवा टॉपिक लिया पत्रकारिता। हमने एक टॉपिक लिया सुशासन। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं, करीब 15 टॉपिक ले लिया, 15 टॉपिक बना लिया। अब हमने ये टॉपिक बना लिया, इस पर आप मैटर इकट्ठा कीजिए एजुकेशन पर, कम से कम स्वयं का या कहीं लिखा हुआ, कहीं लिखा हुआ या कहीं देखा हुआ। कहीं आप देखते भी हैं, यूट्यूब का भी सहारा लेते हैं, स्वयं भी कुछ मैटर इकट्ठा कीजिए इस पर, एजुकेशन पर। ठीक है। अब ये हो सकता है कि आपको वक्त ले ले थोड़ा, यहाँ भी बताया जाएगा। तो आपने कुछ फैक्ट लिखा, कुछ कविताएं लिखी, इस पर कुछ कविता होगी, कुछ विचार होंगे, कुछ दर्शन की बात होगी, कुछ कमेटी गठित होंगे, उस पर बात होगी, कुछ इतिहास की बातें होंगी। अब एजुकेशन पर बहुत सारी बातें होंगी। हो सकता है तुलसी ने कुछ कहा हो सकता है, और एजुकेशन पर कौटिल्य ने कुछ कहा हो सकता है ऋग्वैदिक मंत्रों में कुछ बात हो। कई कमेटियां बनी, एनईपी 2020 तक, अभी हाल हाल तक। राधा कृष्णन ने भी कुछ कहा होगा, गांधी ने कुछ कहा होगा, टैगोर ने कुछ कहा होगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही होंगी। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में क्या रहा होगा, हमारा प्रारंभिक संस्कृत शिक्षा पद्धति थी, उसमें क्या रहा होगा। तो आपको कुछ फैक्ट जुटाने, कुछ कविताएं लिखनी। जैसे मान लिया कि किसी को लग रहा है कि लिखे कि हमारे बच्चे अब बड़ों का आदर नहीं करते, अब न जाने कौन सा तालीम नए निसाब में है। निसाब मतलब एजुकेशन सिस्टम में। हाँ, तुलसी लिख रहे थे कि भाई मातु पिता बालकन ही बुलावहीं, उदर भरहीं जो धर्म सिखावहीं। गांधी ने कुछ कहा होगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही होंगी। एजुकेशन का मतलब क्या है? अंबेडकर भी कहते रहते हैं कि भाई शिक्षा ही क्रांति का दूत है। एजुकेशन सिस्टम ही कैसे कई सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। तो बहुत सारे थॉट प्रोसेस हैं, आपने लिख लिया, कॉपी बना ली। अब जब कॉपी बन गई आपकी, आपने पर्याप्त मैटर इकट्ठा कर लिया है, अब इसको लिखने का एक दिन बैठिए और उसको क्या कीजिए, एक टॉपिक उठाइए। शिक्षा पर बहुत सारे निबंध पूछे गए, यूपीएससी में भी बहुत बार पूछा गया। कम से कम एजुकेशन पर अगर 20 सालों का सवाल देखेंगे तो कम से कम 6-7 बार पूछा गया एजुकेशन पर। पिछले ही साल पूछा गया है एजुकेशन सिस्टम पर कि वास्तविक शिक्षा वह है जब आप विश्वविद्यालय के ज्ञान को भूल जाते हैं। एजुकेशन पर सवाल, एक सवाल पूछा गया कि आज आज जो मूल्यों से वंचित शिक्षा है, व्यक्ति को कैसे चतुर शैतान बना रही है। सिविल सेवा में कई बार सवाल पूछा गया। अब एक कोई टॉपिक लिया आपने, एजुकेशन पर तैयार कर लिया है, अब आप लिखिए और लिख करके किसी योग्य व्यक्ति को, जो आपसे लगता है कि आपसे ज़्यादा योग्य है, उससे चेक कराइए। अगर चेक कराने से पहले स्वयं भी 1-2 दिनों के बाद अपनी कॉपी को देखिए। आज जैसे लिखा तो 2 दिन के बाद देखिए, उसी दिन देखिएगा तो अच्छा अच्छा फील होगा, है ना। 2 दिन के बाद स्वयं अपनी कॉपी को देखिए, है ना। क्या क्या होता है? नहीं, हमेशा नहीं, कुछ उसमें लगेगा कि कुछ कमी रह गई है, हमेशा तो नहीं। 2 दिन के बाद देखिए, फिर से लिखिए। तो इस तरह से कम 15 टॉपिक बना लीजिए, उसमें थोड़ा मैटर क्या कीजिए, इकट्ठा कीजिए। और इकट्ठा करेंगे फिर उसके बाद लिख करके जो आपकी पेरीफेरी में आपके करीब जो लोग हैं, उनसे मत चेक कराइए जो अनावश्यक
क्या करेंगे आपको? अनावश्यक सुझाव देंगे, ये नहीं करो वो नहीं करो 50, क्योंकि वो वही करते हैं जिन्होंने स्वयं नहीं लिखा है। ये कौन नहीं, वैसा कौन करते हैं जिन्होंने स्वयं नहीं लिखा है, तो फिर उनसे चेक मत कराइए और धीरे धीरे ये विश्वास हो जाएगा। 15-20 टॉपिक जिसने, मान लिया जिसने 20 टॉपिक तैयार कर लिया, तो फिर क्या दिक्कत? इसी 20 टॉपिक के रेंज में होगा आपका आने वाला निबंध। बहुत कोई बड़ा विस्तृत पैमाना नहीं है। किसी ने 20 की जगह पर 20 भी आप कर लीजिए, बहुत है। 20 टॉपिक आप तैयार कर लीजिए और 20 लिख लिख लीजिए और चेक करा लीजिए। ठीक, हम भेज देंगे टॉपिक, है ना? तो अभी कम से कम कुछ टॉपिक को तो यहाँ पढ़ाया भी गया, तो बहुत आसान है ये करना। लेकिन थोड़ा समय का डिमांड तो है ही कि समय लगेगा। तो हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं, बहुत आसान टॉपिक आज पढ़ते हैं जो सब जानते हैं। ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ कह सकते हैं, वैसे तो इसमें सभी विषय शामिल हैं, लेकिन आप इसको कह सकते हैं कि ये जो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ विषय, काला धन और भ्रष्टाचार, बहुत बर्निंग टॉपिक है। और इससे जुड़ा हुआ 69 में भी पूछा गया आपसे, है ना? इससे जुड़े हुए सवाल कई हो सकते हैं, इससे जुड़े हुए प्रश्न कई हो सकते हैं। तो थोड़ा सा लिखिए एक पैराग्राफ, फिर हम भी लिखवाएंगे, बताएंगे। एक पैराग्राफ, ये तो आसान है। नहीं, कितना आसान टॉपिक है। बचपन में भी लिखा होगा, 10वीं में लिखा होगा, कुछ तो लिखा ही होगा। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट लिखिए, 5 मिनट, फिर हम लिखवाते हैं। अगर मान लिया कि किसी को शुरुआत में दिक्कत आ रही है, तो लिख सकता है कि भाई भ्रष्टाचार क्या है, ये तो लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, भ्रष्टाचार क्या है। फिर आप लिख सकते हैं भाई क्यों है, ये भी लिख सकते हैं। और क्यों है इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं, ऐतिहासिक कारण भी हैं। एक दिन का तो मामला है नहीं, ऐतिहासिक कारण है, सामाजिक कारण है, राजनीतिक कारण भी है, सब पे कुछ न कुछ लिख सकते हैं। आर्थिक कारण भी है, वैचारिक स्तर पर भी है, अंतर्राष्ट्रीय भी स्तर, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक कारण भी है, कई सारे भाषाई कारण भी हैं, बहुत सारे कॉज हैं। एक समस्या जो बहुत जटिल समस्या है, इसके बहुत सारे कॉज, और इस कॉज पर कई विचार भी हैं, कई विचार भी हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। फिर इसके बाद ये हो सकता है कि इसका परिणाम भी बहुत ज़्यादा, इसका जो रिजल्ट है, इसका रिजल्ट भी बहुत सारे हैं, बहुत अनेकों इसके परिणाम, सोसाइटी पर, लिंग पर, नहीं, लिंग पर भी घातक परिणाम, समाज पर भी घातक परिणाम, विभेद हो जाता है नारी पुरुष में, समाज पर भी, धर्म पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। नक्सलवाद भी इससे जनित होता है, आतंकवाद भी इससे जनित होता है, क्षेत्रवाद भी इससे बढ़ता है। युवाओं में भी कई सारे नेगेटिव बातें आती हैं। समाज के अर्थ के स्तर पर भी बहुत सारा, राजनीति के स्तर पर बहुत सारे इफेक्ट आते हैं, बहुत सारा भाषा के स्तर पर भी इफेक्ट आते हैं। तो बहुत ज़्यादा परिणाम इसका क्या होता है, नेगेटिव होता है। हमारे सतत विकास पर भी इसका परिणाम पड़ता है। ये जो हमारी अवधारणा है, समावेशी विकास पर अवधारणा, हमारे संविधान को ये क्या करता है, इंक्रोच करता है, अमीरी गरीबी के अंतर को बढ़ाता है। तो कई सारे इफेक्ट हैं। अब देखिए, सब पे अगर एक एक पैराग्राफ लिखेंगे तो 1000 शब्द हो जाएंगे। नहीं, नोट कर लीजिए, भ्रष्टाचार क्या है, डिफाइन कीजिए, काला धन है क्या, क्यों है,
सब पे एक एक पैराग्राफ, कम से कम 5 पैरा तो इसी पे हो गए। क्यों है, क्या परिणाम है ये 5 पैरा लेगा, इसका इफेक्ट क्या है। और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसके केंद्र में ये न हो, काला धन और भ्रष्टाचार न हो, सभी समस्याओं के मूल में है। तो जो आपके जेहन में आता है सब उससे जुड़ जाता है। तो 10 पैराग्राफ हो गया। फिर उसके बाद इसका समाधान क्या है, फिर आप कहेंगे कि जी इसका सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है। अब समाधान आप कहेंगे कि जी कानून में क्या है। दूसरा, अभी तक जो कमेटी बनी है उसने क्या क्या सुझाव दिए। तीसरा, हमारी संस्कृति ने भी कुछ बताए होंगे इसमें, कुछ हमारे चिंतकों ने, दार्शनिकों ने भी बताए होंगे सुझाव, चिंतक दर्शक दर्शन जो है, कुछ लिटरेचर में भी सुझाव बताए गए होंगे। छठा, और कोई आप बेसिक सुझाव देना चाहते हैं, कुछ बेसिक सुझाव आप देना चाहते हैं तो समाधान पर बात कीजिए। फिर बात कीजिए, ये भी ले लेगा कम से कम 3 पैराग्राफ, 13 पैराग्राफ तो यही हो गए समाधान पर। फिर उसके बाद बताएंगे कि भाई अब तक प्रगति, हम तो 21वीं सदी में हैं और अमृत काल में हैं। हम 75 साल आज़ादी के, संविधान के, सपनों के, बहुत होते हैं, सपने देखते हुए 75 साल हो गए। लेकिन क्या ये सॉल्यूशन हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, क्या हो रहा है बताइए। डिक्रीज हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। अमीरी गरीबी का अंतर बढ़ रहा है, घट रहा है। जो तथाकथित स्विस बैंक है उसके आंकड़े बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। भ्रष्टाचार सूचकांक में हम बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। 40% रिसोर्स 1% के पास है, कुछ दिनों में और ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, तो बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। गरीबी, भूख, कुपोषण ये बढ़ रहा है, घट रहा है। अब आपको जो आंकड़े जस्टिफाई लगते हैं उसको लिखना है कि भाई अब तक की स्थिति क्या है और जो ये स्थिति है इसका वास्तविक समाधान क्या है, वास्तविक रूप से आप क्या सोचते हैं। क्या ये गंगोत्री ऊपर से शुरू होती है नीचे से, भ्रष्टाचार की गंगोत्री कहाँ से, ऊपर से नीचे आती है कि नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर जाती है, कांस्टेबल से टॉप पर या टॉप से कांस्टेबल तक, टीचर से टॉप तक या कहाँ से। भाई एसीएस से नीचे कि नीचे से कहाँ तक, नीचे से ऊपर जाती है। अब इस पे आपको सोचना पड़ेगा, समाधान भी सोचना पड़ेगा। नहीं, ये सब, और इस समाधान सोचने में आपको जो हमारे साहित्यिक दार्शनिक लोग हैं वो लोग क्या कहते हैं, उनका विचार क्या है। जैसे कोई कवि कह रहा है कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में और खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। नहीं, पानी कहाँ बरस रहा है, धनी और धनी होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। गरीबी का मतलब क्या है, भाई सब लोग तो यही कहता है कि प्रतिष्ठा और अवसर कम कर दीजिए, गरीबी बढ़ जाएगी। गरीबी का मतलब आंकड़े नहीं है, अर्थशास्त्र के आंकड़े। गरीबी का मतलब है अवसरों को समाप्त कर देना, गरीबी हो जाएगी। अवसर छीन लीजिए, गरीबी बढ़ जाएगी। किसी का भी अवसर छीन लीजिए। समान अवसर की बात अगर संविधान करता है, वो अवसरों की संख्या को सीमित कर दीजिए, वो समाज क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। तो वास्तव में गरीबी और अकाल ये संस्था केंद्रित है, व्यवस्था केंद्रित है। इस पर बात करनी है, कुछ चिंतकों की बात करनी है। ईदगाह लिख रहे थे प्रेमचंद, ईदगाह कहानी पढ़ा होगा, छोटे बच्चों की कहानी। 5 छोटे बच्चे हैं, है ना, कहानी आगे बढ़ती। और गरीबी का चित्रण प्रेमचंद भी करते हैं।
पहले तो प्राकृतिक सुंदरता की बात, और फिर कहते हैं कि किसी के कुर्ते में बटन नहीं। अब दृश्य दिखाई दिया भारत का वो तस्वीर कि कुर्ता ही न हो, कुर्ते में बटन न हो। अब गरीबी अर्थशास्त्र नहीं सिखाएगी, गरीबी सिखा देगी ये एक लाइन। किसी के जूते कड़े हो गए, आपने वो गरीबी देखी हुई कि जूते भी लटका के पॉलिथीन में रखे जाते हैं, और कहीं व्यक्ति जाता है तो उधार का जूता भी ले आता है और उसको पोटली में रख के ले जाता है, और जहां पहुंचना है वहां थोड़ी देर पहले पहन लेता है। क्यों भाई, घिस जाएंगे? नहीं। तो जूते भी बताते हैं कि गरीबी है क्या। वहां एक कैरेक्टर कहता है कि अजी हजरत यही चोरी कराते हैं। किनके लिए? पुलिस सिस्टम के बारे में। क्या वो हामिद की चिंता आज भी है? आज वो कह रहा है फिर से हामिद कि हाजी हजरत यही चोरी कराते हैं, या बात बदल गई है, सिस्टम बदल गया है? एक कहानी लिख रहे थे प्रेमचंद, उसमें नमक का दारोगा, पढ़ा होगा। उसमें कहते हैं कि भाई आए महीना वाला तो पूर्णिमा का चांद होता है, असली बरकत तो ऊपरी आमदनी से होती है। नहीं। तो ये जो व्यंग है, जो कथाकार ने, जो ग्रामीण हिंदुस्तान समझता है और बखूबी समझता है, तो आपने प्रेमचंद के कोटेशन को ले लिया अपनी बात कहने के लिए। यही मौलिकता है, मौलिकता कोई अलग से नहीं है। यानी आप किसी फैक्ट को, किसी विचार को, किसी दर्शन को, किसी साहित्य को जब अपनी बात, अपने निबंध से आप जोड़ लेते हैं, यही मौलिकता है। यानी आपको कुछ कहना है तो आप नहीं कहेंगे, आपने प्रेमचंद को साथ लेके कुछ कहा है सिस्टम को, तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, है ना। आप कह रहे हैं कि भाई जी पुलिस सिस्टम में भ्रष्टाचार है, लेकिन हम कह रहे हैं प्रेमचंद की कहानी से ले रहे हैं। हम भारतेंदु की अंधेर नगरी से ले सकते हैं, चूरन पुलिस वाले खाते तब कानून हजम कर जाते, भारतेंदु ने भी कहा है। तुलसी ने भी भ्रष्टाचार पर बहुत कुछ कहा है। लंका तो उन्होंने दिखाया ही भ्रष्टाचार की नगरी। लंका का मतलब क्या था? सोने की लंका थी ना। सोने की लंका कैसे बनी थी? काला धन किसको कहते हैं? अनअकाउंटेड मनी को कहते हैं, जिसका अकाउंट नहीं, वही है काला धन। सिस्टम को नहीं पता, सिस्टम की मुख्य धारा में जो धन नहीं है उसी को आप काला धन कहते हैं। तो काला धन की एक परिभाषा, सरल परिभाषा, वास्तविक परिभाषा क्या है? कि अनअकाउंटेड है वो, जिसका अकाउंट नहीं। किसके पास अकाउंट नहीं है? सिस्टम के पास, और आपके पास है। और जो है और जो अकाउंट में नहीं है, जो डिफरेंस है, उसी को आप क्या कहते हैं? काला धन कहते हैं। तो काला धन तो रावण के पास भी था, और जब काला धन हो जाता है तो बिहेवियर कैसा हो जाता है? लंका का रावण खुद ही बता रहा है। और तुलसी लिख रहे हैं, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। तुलसी कितने समझदार हैं बताइए। वो कह रहे हैं कि लंका जो है राक्षसी नगरी क्यों है? क्योंकि काला धन बहुत है। काला धन होगा तो बिहेवियर राक्षसी हो ही जाएगा। वो रावण का भी हुआ और आज भी होगा। अगर बहुत ज्यादा काला धन है तो अहंग बढ़ेगा कि नहीं? जो रावण का भी था। आतंक बढ़ेगा ही, लैंग्वेज डिस्टर्ब होगा ही, जो रावण का भी था। यानी काला धन कई सारी चीजों पर इफेक्ट डालता है, आपके लैंग्वेज पर, आपके बिहेवियर पर, आपके सोचने पर, आपके ईगो पर, जो तुलसी भी समझा रहे थे। कौटिल्य ने भी कुछ बात कही होगी, कुछ सॉल्यूशन दिया होगा। बहुत सारी कमिटियां बनी हैं, बहुत सारे उपाय हुए हैं। सीबीआई बना, सीवीसी बना, आईबी बना, है ना। बहुत सारी एजेंसियां बनी, कई सारी कमिटियों के आधार पर बनी। सुप्रीम कोर्ट के भी कई निर्णय हुए, और न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार है। अब उसको बताने के लिए फिर से आप कहीं से लीजिएगा, सीधे सीधे नहीं बताइएगा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। आप बताइएगा कि कहीं, देखिए एक यशपाल हैं, उन्होंने एक न्यायविद दिव्या उपन्यास उन्होंने लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि इतने समय तक न्याय देते रहने के बाद मुझे यही समझ में आया है कि न्याय सत्ता के अधीन होता है। अब न्याय सत्ता के अधीन होता है, ये प्रेमचंद भी बताएंगे, ये सिस्टम भी लेकिन आप किसी का सपोर्ट लेके कहेंगे कि देखिए न्यायपालिका में भी क्या है? भ्रष्टाचार। अब जब प्रेमचंद इस बात को कह रहे हो, यशपाल इस बात को कह रहे हो, कोई कमेटी इस बात को कह रही है, तो आपको कहने में क्या दिक्कत?
क्योंकि आप तो उन्हीं की बात को कोट कर रहे हैं। पत्रकारिता में भी है कि नहीं भ्रष्ट? जो चौथा स्तंभ है, जो देखता है, वो वाचडॉग है। वाचडॉग है मतलब वो विधायिका पर, कार्यपालिका पर और न्यायपालिका तीनों पर वो क्या करता है, नजर रखता है। और नजर निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन निष्पक्ष नजरों की जगह वो नजरें इनायत करने लगता है। वो गणेश परिक्रमा करने लगता है सत्ता के, करने लगता है कि नहीं? और पत्रकारिता कब पत्तलकारिता हो गई ये हमको समझ में नहीं आया, समाज को समझ में नहीं आया। पत्रकारिता कितना सुंदर नाम था, जो उदंत मार्तंड से शुरू हुआ था, जो सत्ता के विरोध में जन्म लिया था, जिसने रास्ता दिखाया था जनता को, जो कह रहा था राजा राम मोहन राय के साथ कुछ, गांधी के साथ, सब तो पत्रकार ही थे, कोई ट्रेनिंग तो ली नहीं थी। राष्ट्रीय आंदोलन के, नवजागरण के सभी चिंतक पत्रकार थे। भारतेंदु भी, पूरा भारतेंदु मंडल, पूरा का पूरा तिलक, गांधी, सब लोग पत्रकार ही थे। और वो पत्रकारिता आज कैसी हो गई? आज हो गई है, खबरों ने फैला दिया है इतना अंधेरा, खबरों ने फैला दिया है इतना अंधेरा, इतना अंधेरा कि चलो रोशनी के लिए कुछ अखबार जलाया जाए। पहले अखबारें जो है वो छप के बिकती थी, अब बिक के छपती। और भला हो कि कम से कम तिथि और डेट तो सही बताती, नहीं हाँ, वही केवल सही बताती। तो ये मामला हो गया है। तो आखिर ये कैसे आप कहेंगे? ये कहेंगे किसी के आलोक में, सेल्फ न कह के अपनी बात को किसी का सहारा लेके कहिए। फिर उसमें बताइए कि भाई विधायिका, कार्यपालिका का दायित्व क्या है, संविधान क्या दायित्व दे रहा है, और उस दायित्व की पूर्ति क्यों नहीं हो रही है। इकोनॉमिक्स के कुछ आंकड़े लीजिए कि हम भूख सूचकांक में कहाँ हैं, लिंग असमानता में कहाँ हैं, कुपोषण में कहाँ हैं। अर्थशास्त्र के आंकड़ों से भी कुछ मदद लीजिए। इन सब बातों को लिखना है, यानी इतिहास के प्रसंग को। पूंजीवाद ने क्या किया? पूंजीवाद ने उदारीकरण के 30-35 साल हो गए। 90 का दशक था जब हम उदारीकरण की बात कर रहे थे, और उदारीकरण की बातें आखिर आम जनता तक क्यों नहीं पहुंची, और उस रूप में क्यों नहीं पहुंची? पहले तो कुछ धर्म डराता भी था, ईश्वर से आदमी डरता भी था, नहीं कुछ नैतिक बने रहने का सामाजिक के कुछ नियम भी था। आप डरते थे कि अगर कुछ गलत करेंगे तो भगवान क्या करेगा, सजा देगा। कुछ डर था। गांव में पंचायतें यही होती थी कि चलो जरा मंदिर में कसम खाओ, तो व्यक्ति हिल जाता था। नहीं, आज कहेगा कि चलो खा लेते हैं, क्या जाता है। नहीं, आखिर ये गिरावट कहाँ तक आई? आई है कि नहीं? पहले कोई दुर्बल व्यक्ति कहता था कि भाई भगवान सजा देंगे, तो उसका प्रभाव भी होता था, डरता भी था। लेकिन आखिर पूंजीवाद ने भगवान जो सिस्टम था उसको भी कैसे साइड कर दिया? आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो सिस्टम है भगवान वाला, जो ईश्वर वाला, एक अलौकिक शक्ति से डर लगता था, तो अलौकिक शक्ति से भी अब डर समाप्त हो गया। तो ये स्थिति जो होती जा रही है, पूंजीवाद ने ये कैसे कर दिया? जबकि जातिवाद को बनाए रखा शोध का विषय है, ईश्वर कैसे हाशिए पे चले गए, या ईश्वर कैसे दूसरे रूप में आ गए, और सामाजिक बुराइयां बनी रहीं, और जबकि ये सोचा गया था कि पूंजीवाद इन सबको समाप्त कर देगा। लेकिन आखिर पूंजीवाद ने ऐसा क्यों नहीं किया? इस पर शोध बाकी है कि आखिर कैसे कास्ट सिस्टम बना हुआ और ईश्वर का रूप ही विषयांतर हो गया, ये कैसे हो गया? तो बहुत सारी बातें, इन सबको लिखना है, तो लिखिए। नहीं, कितनी सारी बातें, पूरा 15 पैराग्राफ लिख ही लेंगे, है कि नहीं? तो लिखिए, एक पैराग्राफ लिखिए। लिखें? अच्छा, हाँ, अभी और वक्त 2-3 मिनट लिखिए आप लोग, फिर उसके बाद हम लिखवाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, गुड। हाँ, अब तो धीरे धीरे ऐसे ही हम लोग प्रोग्रेस करेंगे। हम पढ़िए। हाँ, ऐसे नहीं करना है, हम ये नहीं लिखना है भाइयों बहनों। हाँ, एग्जाम में अच्छा, ठीक। नहीं, ये नहीं लिखना है।
नहीं नहीं लिखना है। हाँ देखिए, देखिए लिखना तब हो जब हमको अंक कम लेना हो। मतलब उद्देश्य क्या है मतलब हमने कहा था कि उद्देश्य पे नजर रखी जाए, है ना। अगर उद्देश्य ये है कि थोड़ा अंक कम लिया जाए तब तो पास करना उद्देश्य है ना। हाँ, तो देखिए कोई फैक्ट का यूज करते हैं लेकिन इस तरह से नहीं करते हैं, है ना। समझ गए, ये नहीं, इतना क्रांतिकारी नहीं होना है हमने कहा था कि कोई फिलोसफर का वक्तव्य हो, कुछ लिटरेचर का वक्तव्य, हमने नहीं कहा था। हमने ये भी कहा था कि जीवित पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेना है ना। जो जीवित व्यक्ति है, आपके रिजल्ट होने तक कहाँ वो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। हाँ तो मन की बात से ले सकता है कोई पॉजिटिव नोट पर, है ना। हाँ ऐसे नहीं लेना। चलिए और कोई व्यक्ति। हाँ हाँ पढ़िए। ठीक है चलिए। तो इसका मतलब अभी तक हम लोगों ने ये सोचना है कि क्या लिखना है, ये तो जानना ही है ना। क्या लिखना है ये तो चलिए सब कोई लिखेंगे, लेकिन सबसे जरूरी है कि क्या नहीं लिखना है ना। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मतलब आप लोगों के लिखवाने से ये हमको पता चलता है कि कई बार आप जो उसमें क्या क्या गलत लिखते हैं, जो अंततः अंक पर क्या डालता है नेगेटिव, जो आपको पता नहीं चलता। तो ये भी बहुत जरूरी बात है। अगर न लिखवाया जाए तो ये समझ ही में नहीं आए कि आपके अंदर चल क्या रहा है। नहीं, आपके मनोमस्तिष्क में किसी निबंध को लेकर के, किसी विचार को लेकर के। तो ये भी बहुत जरूरी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी प्रारंभिक दौर में कि क्या नहीं लिखना है। दूसरी बात कि हमेशा सिस्टम को दोष नहीं देना है, इस पर ध्यान रखिए। संकेतों में कहेंगे, आगे से सीखेंगे इसको, संकेत में और दूसरा किसी का सहारा लेकर के। सहारा किसका? आप किसी विचार का, किसी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का, किसी साहित्य का, किसी इतिहास के प्रमाण का, आप किसी का कोट करेंगे तब इसको बताएंगे। नहीं तो ये वन पक्षीय, एक साइडेड हो जाएगा। आपको लगेगा कि सब सिस्टम में ही खराबी है, ये आपके निबंध से भाव आने लगेंगे। तो इससे भी बचा जाना चाहिए। अगर आपको कुछ लिखना भी है तो किसी का आप क्या लेंगे? सहारा लेंगे, किसी दर्शन का, किसी विचार का। नहीं, देश का नाम, अगर कोई आंकड़े हैं आपके पास, है ना, कोई आंकड़ा है, जैसे आपको लगता है कि जीडीपी का, अगर आपके पास आंकड़ा है कि जीडीपी का देखिए 5% से अधिक काला धन इन इन देशों के पास है, अगर कोई आंकड़ा है तो बता सकते हैं। नहीं, कई बार हो सकता है कि आंकड़ा बढ़ करके 25% तक हो जाए, इतना काला धन है। ठीक है, अगर कोई इस तरह का कोई रिपोर्ट है तो यूज कर, लेकिन वो रिपोर्ट का मेंशन करते हुए, मनगढ़ंत नहीं। तो क्या नहीं लिखना है ये सोचना है। किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेना है, किसी दल का नाम नहीं लेना है। अगर आपको लेना ही है तो लिखिए कि भाई, आज़ादी के इन 75 वर्षों में चाहे वो सरकार पक्ष की रही हो या प्रतिपक्ष की, अब तो सबका हो गया, तब आप कर सकते हैं। ये नहीं कि ये दल वो दल या ऐसा कोई स्टेटमेंट। तो इससे बचा जाना चाहिए। दूसरा ये है कि हमेशा ऐसा न लगे कि आप बागी हैं, है ना, कि सिस्टम का विरोध ही कर रहे हैं या सिस्टम में सब कुछ अंधकार है। आखिर सिस्टम में सब कुछ अंधकार है तो चल तो रहा है समाज। कुछ खामियां हैं, खामियां खामियां हैं तो हम बताएंगे किसी का सहारा लेकर, है ना। जैसे मान लिया कि आपको न्याय में किसी को लगता है कि गलत है, तो उसके पीछे कोई रिपोर्ट आई होगी, कुछ लिटरेचर लोगों का कुछ स्टेटमेंट होगा, कुछ फिलॉसफी में स्टेटमेंट होगा, कहीं कुछ बात होगी जो आपकी बात को जस्टिफाई कर रहा होगा। तो इसका ध्यान रखना है। और ध्यान ये रखिए कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे कहीं भी हो, लिटरेचर में हो, कोई कवि हो, जीवित लोगों का नाम नहीं लेना है। स्पष्ट हुआ? क्यों नहीं लेना है? क्योंकि पता नहीं कि 2-4 महीने में क्या स्थिति बदले। जब तक आपकी कॉपी चेक हो, है ना, हाँ, तब तक बहुत सारी बातें बदल सकती। हाँ पढ़िए। हाँ ठीक है, तो इसमें कहाँ कोई दल का नाम? हाँ बिल्कुल सही है। तो आपको इसको बताना ये है, मान लिया कि ये निबंध का टॉपिक होगा, मान लिया हम इसको निबंध के टॉपिक के रूप में ले रहे हैं, है ना। जीएस वाले तो जीएस बताएंगे,
निबंध के टॉपिक में है कि भाई व्यक्ति उन्मुख तो हमारी संस्कृति का आप कह सकते हैं जो पूरे ऐतिहासिक विकास क्रम है उसी के संरचना में छिपा हुआ है। हम लोगों ने राजा राजतंत्र की बात की, वहां भी व्यक्ति केंद्रित हमने कहा। कोई राजा होता था तो क्या सारी नजरें उसी पर रहती थी, वही सब करता था। उसी में धर्म की भी शक्ति होती थी, पॉलिटिक्स की भी होती थी, जस्टिस की भी होती थी, लैंग्वेज की। सारी शक्तियों को हमने एक व्यक्ति में, और राजा को क्या कहा कि ईश्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है। धर्म ने राजनीति को जस्टिफाई किया, राजनीति ने धर्म को, और वहां से लेंगे उस बुराई को आज तक। लोकतंत्र का मतलब बताएंगे कि लोकतंत्र का मतलब क्या है। वो लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है, संविधान उसका नियामक है। अब जब संविधान नियामक है तब व्यक्ति केंद्रित होता जा रहा है। ये सब बात करनी है, सिस्टम। ये नहीं बात करनी है कि वो व्यक्ति नाम लेके वो व्यक्ति, ऐसे नहीं। क्योंकि व्यक्ति आज है कल नहीं रहेगा। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है विचार, महत्वपूर्ण होता है सिस्टम। व्यक्ति उसका टूल होता है। यद्यपि कई बार ऐसा व्यक्ति हो जाता है कि वो टूल पर क्या करता है, पूरे सिस्टम को ओवरकम कर देता है, उस पर कंट्रोल कर लेता है। लेकिन वास्तव में लोकतंत्र इसी के लिए नहीं बना था। तो आप कुछ उस तरह से लिखेंगे, संविधान की बात करते हुए, अनुच्छेद की बात करते हुए, ये सब लिखना है। क्या नाम नहीं देना है। जैसे कोई व्यक्ति इतना कैसे प्रभावी हो जाएगा कि भाई व्यक्ति का इतिहास कितने साल का होगा, 15 से 20 साल। हाँ, पार्टी का भी बिल्कुल सही करें, पार्टी में भी सुप्रीमो होता है, बिल्कुल सही करें। ये तो ये हमारा दोष है ना। लेकिन उसको आप लोकतंत्र से कहेंगे कि भाई ये दोष है जिसको सुधारे जाने की। और चूंकि अपने दल में ही अगर लोग, व्यवहार अलग है, सिद्धांत में कहीं नहीं है। सिद्धांत में चुनाव होता है पार्टी का, पार्टी प्रमुख का चुनाव होता है, पार्टी का अपना संविधान भी होता है। व्यवहार में बहुत सारे, जैसे हमने कहा कि भाई दैनिक भास्कर, कितना बढ़िया नाम है। भास्कर मतलब क्या होता है, सूर्य। अमर उजाला, कितना बढ़िया नाम, सब सुंदर सुंदर नाम रखे। मान लीजिए किसी का नाम विनय हो और विनम्र न हो तो उसका दोष है। नहीं, दोष किसका है। मान लीजिए पिता माता ने बड़ा सुंदर नाम रखा, क्या रखा कि बेटा क्या होगा, कुल दीपक नाम रखा। नहीं, माता पिता ने बहुत फिलॉसफी के साथ, हालांकि कई लोग तो अब सीरियल वगैरह से नाम चुरा लेते हैं ना, लेकिन सोच समझ के नाम जो रखा जाता है उसके पीछे कोई फिलॉसफी छुपी होती है कि नाम क्या रखा, कुल दीपक। नहीं, लड़कियों का भी नाम सब सोच समझ के रखा जाता है। हाँ जी, पढ़िए पढ़िए, कोई एक व्यक्ति पढ़िए। हाँ हाँ, पढ़िए, पूछिए सवाल। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। क्वेश्चन क्या है वो बताइए। हाँ, तो उसमें आप कहिए गांधी जी ने 7 पाप बताए थे। उसमें यह भी कहा था कि सिद्धांत के बिना राजनीति भी क्या है, एक तरह का पाप। तो नैतिक पाप है वो कि भाई कोई फिलॉसफी नहीं है। फिलॉसफी कुछ तो होगी कि भाई हम अंतिम व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, हमारा दर्शन पार्टी का ये है, विचार ये है, कुछ तो होगा। अगर कोई विचार नहीं है इसका मतलब है कि, या विचार बहुत परिवर्तित हो रहे हैं, तो इसमें समस्या है वैसी राजनीति में। यानी ओपन जनता के फेस में जाए कि हमारा ये विचार है और उस आधार पर आपका, हमको मत चाहिए, हमका वोट चाहिए। लेकिन अगर विचार परिवर्तित हो तो फिर वो क्या हो गया, सत्ता की राजनीति हो गई, जिसको गांधी जी, तब गांधी जी को कोट कीजिए उसमें। ठीक है, यानी अपनी बात कहने के लिए आप किसी को सपोर्ट में लीजिए। क्यों लीजिए, क्योंकि हम अभी विद्यार्थी हैं, हमको अभी उस स्तर पर नहीं गए हैं जब इंडिपेंडेंट रूप से आपके विचार क्या हैं लोग सुने। क्योंकि अभी आपको अंक लेना है तो आप किसी का सपोर्ट लीजिए। फिर जब हो सकता है कि आप एक बड़े व्यक्ति बन जाइए तो फिर आपका भी क्या हो, आप भी विवेकानंद बन सकते हैं, आप भी गांधी बन सकते हैं, आप भी कुछ भी बन सकते हैं। तब आपके विचार क्या होंगे। हाँ जी, बताइए। नाम नहीं लेना, हमने कहा था करप्शन को लेकर के ही पार्टियां आती हैं, सिद्धांत में वो रहता है। हाँ, नाम मैंने कहा था कि नाम नहीं लेना है। हाँ चलिए, और कोई पढ़िए। हाँ पढ़िए। ये बहुत जानना जरूरी है कि क्या नहीं लिखना है। ठीक है, भ्रष्ट आचरण कहलाता है, गुड। हाँ चलिए, ठीक है, गुड। हाँ चलिए, और कौन बताएंगे। चलिए तो थोड़ा लिखिए, लिखिए, लिखिए थोड़ा प्रारंभ, है ना। फिर आप इसको, बहुत आसान है, फॉर्मेटिंग हो गया है तो लिखिए।